लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे लेजेंड है वो मेरे लिए पर्सनली भी शेयर मार्केट की वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन है। एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम जीरो कैपिटल। ध्यान से समझिएगा, जीरो कैपिटल से लेते हुए आज के दिन वो वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है मोर देन 15 लिस्टेड कंपनीज के। आप समझ सकते हैं क्या ब्यूटीफुल जर्नी रही होगी फ्रॉम जीरो कैपिटल टू बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर होल्डर। उसी के साथ साथ बात करी जाए, ही हैज बीन रैंक 13 ऑन बिजनेस वर्ल्ड लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें संबोधित किया था एज मार्केट मास्टर। उसी के साथ साथ रिसेंटली 2020 में सर्वोत्तम सम्मान से इन्हें संबोधित किया गया था गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। He is none other than Vijay Kedia sir, managing director of Kedia Securities and one of the most inspirational person in share market, one of the famous guru of equity share market in India. विजय सर, सबसे पहला आपका स्वागत है लेजेंड से बातचीत के इस एपिसोड में, इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में। धन्यवाद अनंत, और इतना बढ़िया परिचय देने के लिए जिसके शायद मैं काबिल नहीं हूँ उसके लिए डबल धन्यवाद। लेकिन चलिए ठीक है, जो नहीं है, जो आज नहीं है वो आगे हासिल करेंगे। मतलब इतना आप डाउन टू अर्थ है, वरना तो आप तो हमारे लिए सर हमेशा ही मार्केट के गुरु है और रहेंगे, हम आपसे सीखते रहेंगे सर। कोई सर, बात नहीं दोस्त, आपकी जर्नी की जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ना सर मेरे पास, आपकी जर्नी से रिलेटेड। सर, इनिशियली आप आर्मी में जाना चाहते थे, आज आप शेयर मार्केट के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट गुरु बन चुके हैं। सर, ये जर्नी कैसे शिफ्ट हुई और ये क्या जर्नी है सर? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आर्मी की आप बात कर रहे हो वो इसके लिए कि वो मेरे को एनसीसी में जाने का बहुत शौक था। तो जब मैं एनसीसी में गया तो उस समय तो शायद वो बचपन से ही मेरे मन में ये कुछ रहा होगा, क्योंकि आर्मी मतलब क्या, माने चैलेंज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी या माइंडसेट, और दूसरा होता है डेयरिंग, राइट। यही आर्मी के अंदर में ये सिखाया जाता है और यही आर्मी का जो फाउंडेशन है, जो स्तंभ, वो यही है। तो मेरे को लगता है कि शायद मेरे मन में अंदर से कहीं ना कहीं ये एक मन में भावना थी कि जैसे मेरे को याद आता है, मैं बचपन से वो जो राइफल लेकर बलून को नहीं मारते रास्ते में खड़े होकर, वो मेले में इधर उधर वो बलून फोड़ते हैं बंदूक से, वो मैं करता था बचपन से। और संयोग से निशाना भी थोड़ा ठीक ठाक सही रहता था। तो एनसीसी का शौक था। वो शौक इसके लिए था, बस ये जो मैंने बताया, चैलेंजेस के लिए, रिस्क के लिए और डेयरिंग के लिए। तो इसके लिए मैं एनसीसी में जाना चाहता था। लेकिन फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, और खाली सोचने से नहीं होता है, संयोगों का भी बहुत बड़ा जिंदगी में महत्व होता है, जो आप सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो एनसीसी में तो जा नहीं पाया, लेकिन फिर जब वापस शेयर बाजार में आया तो शायद अंदर में वो जो चैलेंजेस, जो डेयरिंग और रिस्क लेने की जो माइंडसेट था या जो इच्छाएं थी, वो सारी मैंने यहाँ पूरी की मैंने मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मेरा एक कोट भी है कि आप लाइफ में, मैंने शेयर बाजार में जीतने के लिए नॉलेज, करेज और पेशेंस, ये 3 चीज की जरूरत है। तो करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद वो मन की जो भड़ास जो थी, वो शायद मैंने मेरी औकात के हिसाब से और मेरे हिसाब से मैंने शेयर बाजार में मैं निकालने की चेष्टा की, मैं ये कह सकता हूँ। सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, हिम्मत की कीमत है। और सर, आपने एक बहुत बड़ी हिम्मत करी थी, आप कलकत्ता छोड़ के मुंबई आए। सर, उसका क्या कारण था, आपने कलकत्ता छोड़ा और मुंबई से जर्नी स्टार्ट करी? उसका तो दोस्त बड़ा सीधा साधा बात है। कलकत्ता छोड़ के बॉम्बे आना, ये तो एक तरह का जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल माइग्रेशन था ये तो। और जैसे आप बहुत दिन तक रणजी ट्रॉफी में खेलते हो, तो उसके बाद में आप क्या सोचते हो कि रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद में मेरे को अभी टेस्ट मैच में खेलने का है, लीग के लिए खेलना है या कंट्री के लिए खेलना है, और उसके बाद में आपको आईपीएल खेलना है, समझ लो आज के हिसाब से। तो अपना भी माइग्रेशन को जैसे ही था कि अपने को भी रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते और रणजी ट्रॉफी में आउट होते तो बहुत साल बीत गए, और मन में यही आया कि हाँ भाई कुछ ऐसा करें कि हम भी अभी टेस्ट मैच खेलें या कंट्री के लिए खेलें। तो कंट्री माने मुंबई, उस समय बॉम्बे, तो वही आधार था। और कलकत्ते में या पूरे हिंदुस्तान में जो भी तेजी मंदी आने का, मार्केट का जो आधार स्तंभ था, वो बॉम्बे था। सारी नजरें बॉम्बे की तरफ ही उठती थी, बॉम्बे लेता है, बॉम्बे बेचता है, तो बाजार घटता है और बाजार बढ़ता है। आपने सोचा कि क्या है, अपने को फिर अपने किस्मत भी आजमानी है तो वही आजमानी चाहिए। तो मेरे को एक याद है कि जब बॉम्बे का कई प्रयत्न करने के बाद में जब मैं बॉम्बे आया, तो लास्ट जो मेरे मन में थॉट आया बॉम्बे आने का, वो ये था कि अपने इधर भी मर ही रहे हैं ना, इधर कौन सा अपने तीर मार रहे हैं, इधर कौन सा हमने क्या उखाड़ रहे हैं। तो हुगली नदी में मरने से बेटर है कि जाकर अपने को अरेबियन ओशन में मरना चाहिए अपने को। तो मन में ये आया कि फिर हाँ, कि नदी के बजाय समुद्र में अगर मरना ही है तो समुद्र में जाके मरो, तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमने मार भी खाई तो समुद्र से खाई। तो ये थॉट प्रोसेस था, इसीलिए बॉम्बे आना।
वाओ सर, वाओ, व्हाट अ लाइन सर, मजा आ गया सर। सर इससे पहले कि हम शेयर मार्केट के आपसे प्रिंसिपल सीखने की कोशिश करें ना, आपके बारे में एक बड़ी फेमस स्टोरी है, वो कितनी सच है ये तो आप ही बता पाएंगे सर। जिस तरीके से थ्री इडियट मूवी में फरहान ने स्टार्टिंग में जो एरोप्लेन में किया था और एरोप्लेन को रुकवाया था और उससे उतरे था, वैसा कुछ आपका भी इंसिडेंस बड़ा फेमस है सर। क्या वो सच है, कितना सच है, और वो क्या इंसिडेंस था सर? एक्चुअली में सच पूछे तो मेरे को थ्री इडियट्स पिक्चर तो मैंने देखी थी, लेकिन मेरे को वो इंसिडेंट्स याद नहीं है कि वो क्यों रुकाया था, क्या रुकाया था। और मैं मेरे इंसिडेंट्स में ये कह सकता हूँ कि आपने जरूर कहीं ना कहीं अच्छी तरह खोज के निकाला इस बात को कि हाँ मैं प्लेन रुका के आया। तो इसके पहले मैं जरा सा आपको एक बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बड़ी एक अच्छी माने फेमस कहावत है ये। तो मैं जब बॉम्बे आया था 3-4 प्रयत्नों के बावजूद बाद में, तो तीसरे प्रयत्न में या सेकंड प्रयत्न में जब मैं बॉम्बे आया था, तो मेरे को ट्रेन में सफर करने का था शेयर बाजार जाने के लिए। तो मेरे को बड़ी घबराहट होती थी कि मैं कभी ट्रेन में सफर किया नहीं। मैं कलकत्ते में भी जब था और मेरे घर से शेयर बाजार जब मैं जाता था, तो करीब 6-7 किलोमीटर होगा मेरे घर से शेयर बाजार, 8 किलोमीटर होगा। तो मैं पैदल जाता था, पैदल आता था मैं। ओ तो माय गॉड। ट्रेन में चढ़ने की वहां पर आदत नहीं थी। तो जब यहाँ के बॉम्बे की लोकल ट्रेन तो ऐसी होती है कि आपका दम घुट जाता है। तो वाकई जब मैं 1 या 2 दिन में सफर किया मलाड से चर्चगेट जाने में, तो मेरा दम घुटने लग गया। तो वो दम मेरा ऐसा घुटा कि मैं एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पहुंच के वहां से मैं ट्रेन से उतर गया और वापस मैं मलाड में आ गया जहां मैं रुका हुआ था। और ये सोच लिया कि मेरे लिए बॉम्बे का अध्याय खत्म हो गया है, क्योंकि अभी ये ट्रेन से मैं सफर कर नहीं सकता हूँ और टैक्सी में जाने के बाद अपने पास में पैसे नहीं है। तो मैं 4-5 दिन वहां पर इसी तरह टाइम बिता के मैं वापस कलकत्ता चला गया मैं, और मेरे लिए बॉम्बे का अध्याय खत्म हो गया था। उसके बाद में मैंने जो उसके पहले मैंने जो आपको बात की, उसके बाद में मैंने 3 महीने बाद कलकत्ते में बैठ के सोचा कि जब मरना है तो हुगली में नहीं मरना है, मेरे को फिर ओशन में जाके समुद्र में जाके मरने का है। ये थॉट से मैं वापस आया। ये एक कहावत है। उसी तरह उसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड अगर उसके बाद में करते हैं, तो उसके फर्दर 15 साल बाद में जब ये मार्केट उस समय बड़ा ये केतन पारिक के स्कैम की बात है, मार्केट बड़ा तहस नहस हो चुका था और लोगों को ऐसे लग रहा था कि शेयर बाजार का धंधा ही खत्म हो गया, बिजनेस ही खत्म हो चुका है और सब जगह निराशा का वातावरण था। तो उस समय मैं कुछ जर्मनी जाके मैं कुछ किसी मेरे फ्रेंड के साथ में कुछ मेरी किस्मत आजमाने की चेष्टा कर रहा था। तो जर्मनी रहा भी मैं 1.5 साल 2 साल, वहां पे थोड़ी थोड़ी जर्मन भी मैंने सीखी, स्टूडेंट के जैसे क्लासेस भी जाता था। लेकिन वो जमा नहीं, और जो भी छोटे मोटे पैसे वैसे सब इधर इकट्ठे किए थे वो भी सब जर्मनी जाना आना और वहां रहना बहुत एक्सपेंसिव है। 50,000 रुपया महीना खाली इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता था मेरा, मेरे को याद है। ओ माय गॉड। तो वो सब, हाँ तो तो पैसे वैसे भी सब वहां पर खत्म होने लग गए थे वहां पर। तो बड़ा निराशा का हताश और निराश था। और तो वापस मैं 2003 की बात है, वापस मैं फिर फ्रैंकफर्ट जा रहा था, जो भी वहां पर काम वाम छोटा मोटा फैलाया था वो सब वापस समझने के लिए। तो वो चूंकि वो स्ट्रगल करते करते इतना परेशान हो गया था कि वो जो प्लेन यहाँ पर बैठा मैं बॉम्बे की फ्लाइट में लुफ्तांसा में, और दरवाजे वगैरह बंद हो गए, अनाउंसमेंट हो गया और प्लेन चलने के लिए तैयार था ऑलमोस्ट, ये समझिए, तभी मैंने को कोई अटैक सा आया और मैं चिल्ला गए, मेरी सीट छोड़ के भागा एयर होस्टेस के पास में, बोला मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरे को जल्दी से उतार दो। वो सोची मैं नाटक कर रहा हूँ, उसने हंगामा किया, पायलट वायलट कैप्टन वगैरह आया, बोला हम तुमको पूरी जिंदगी के लिए तुमको रेस्टिकेट कर देंगे, तुमको भी प्लेन में उड़ नहीं सकते, तुमको जो करना है कर, मेरा सामान रखना रख ले। लेकिन वो मेरे फेस से, उसको मेरे बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया कि मैं कुछ पैनिक अटैक में हूँ, कुछ पैनिक के मोड में हूँ। तो उसने फिर नीचे बात किया, ये किया, सीढ़ी उड़ी वापस मंगाई और उसने मेरे को उतार दिया। और खूब सब गुस्सा हो गया मेरे पे। और नीचे खड़ा तो पुलिस मेरा इंतजार कर रही थी। भाई देव आपको बता देता हूँ, आपकी पुलिस जो एयरपोर्ट की पुलिस सब इंतजार कर रही थी कि मैंने कोई बॉम्ब तो नहीं प्लांट कर दिया, ये क्या नाटक था। उन्होंने डॉक्टर बुलाया और मेरा बीपी देखा, तो मेरा बीपी आया 165/135। तो वो देखकर वो लोग घबरा गए। तब उन्होंने बड़ा शोर शराबा मची, अरे इसको जल्दी से घर पे भेजो, कहीं यहाँ मर गया तो हम लोग को आफत आ जाएगी। एनीवे, तो आपकी बात का जवाब ये, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिक अटैक था मेरा, ये सेकंड था। तो ये लेकिन मेरा माइग्रेशन हो गया था मेरा, आप ये समझिए, पहले ट्रेन में हुआ, दूसरी बार प्लेन में हुआ। तो ये एक तरह का मैंने अपग्रेड किया अपने आप को, ग्रेजुएट किया। क्या बात। और तो हाँ, तो ये जिंदगी को उतार चढ़ाव है। और लेकिन मैं भी बड़ा रिवेंजफुल आदमी हूँ, किसी चीज को मैं छोड़ता नहीं हूँ। और उसके बाद में वो क्लोस्ट्रोफोबिया वाली सिचुएशन में मैं कुछ रहा 1-2 साल जर्मनी से आने के बाद में। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, कहावत है ना, बाल ना बांको कर सके जो जग बैरी होए, राइट। उसके बाद में बिगेस्ट बुल मार्केट शुरुआत हुआ इंडिया का।
मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट स्टार्टेड आफ्टर 2003। अच्छा। और ईश्वर की दया से मेरा भी जो लाइफ का मेरा जो उत्थान हुआ, आप ये समझिए वो वहीं से हुआ। और 3-4 साल पहले मैंने वो बदला लेने के लिए, 4 साल बदला लेने के लिए मैं वापस फ्रैंकफर्ट गया और 21 दिन रह गया है वहां पे अरे अपना बदला लेने के लिए। तो ये कहानी है शॉर्ट में। क्या बात है सर, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सर विजय सर, अभी आपने बात करी मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट 2003 से 2007 की। सर उसमें आपके बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने 100x रिटर्न दिया। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, मैं यहाँ पे 100% की बात नहीं कर रहा, मैं 100 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, ₹1 का 100। सर वो स्टॉक सिलेक्शन आपने कैसे किया था सर, 100x रिटर्न? तो वो 100x जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये सोच के मैंने सिलेक्ट नहीं किया था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि सोच के किया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कभी भी सोच के नहीं किया था। मैंने सोच के खाली ये किया था कि हो सकता है ये 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए, इतना तो जरूर सोचता था। मैंने एक बात पक्की है, मैंने शेयर बाजार को कभी परसेंटेज टर्म से कभी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप मेरे को बोलोगे ये शेयर ले लो और इसमें 10% रिटर्न आ जाएगा और ये आ जाएगा और 3 साल में ये हो जाएगा, 50% आ जाएगा और एफडी से ज्यादा ब्याज आएगा या रिटर्न आएगा, तो मैं वो सोच के माइंडसेट से इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं चेष्टा ये करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सोचूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ में होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 4-5 में एक स्क्रिप्ट ऐसी निकल जाती है कि जो संयोग से समझिए माने मल्टीपल रिटर्न देता है। तो उस दौरान के अंदर में वो जो 2003 जो मैं छोड़ के आया, तो भगवान ने शायद मेरे को उसका रिवॉर्ड दिया। और 2003 से लेकर 2005 के बीच में मैंने 3 शेयर लिए, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो लोटो एजिस लॉजिस्टिक्स और सेरा सैनिटरी वेयर, जिसने मेरे को 2014, 15, 16 तक 100 टाइम्स रिटर्न दिया। तो उस समय मैंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन मेरा साथ दिया इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी ने। और इन कंपनियों में संयोग से एक बात मेरे मन में पहले से सेट थी कि मेरे को धंधा करना है तो ऐसी कंपनियों में करना है कि जिसका मैनेजमेंट क्लीन हो। ये एकदम मन में शुरू से बात सेट थी। और जैसे जैसे मेरी लाइफ प्रोग्रेस हुई, वैसे वैसे ये बात और जहन में बैठती गई, क्योंकि और जरा सा भी मैं अपनी फोकस से हटता था और कभी भी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता था कि जिसका मैनेजमेंट एक तरीके से AAA नहीं है, समझिए, नॉट फ्रॉम द रेटिंग एजेंसी के टर्म से, जहां भी डाउटफुल लगता था उसमें मैंने मार खाई। तो अपना वो विश्वास और पक्का हो जाता था कि जो प्रिंसिपल या जो दायरा है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, इससे इधर उधर भटकने का नहीं है। तो मैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो छोटी कंपनी थी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे और मेरे स्माइल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो बैठता था। तो वो संजोग था, मैं आपको सही बताऊं कि ये कोई मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ, ये संजोग था कि वो 100 टाइम्स हुए। एक बात इसके अंदर में एक राज की बात और है, जो 100 टाइम्स जो हुए उसमें सबसे जानने वाली बात है कि मेरे ये सारे शेयर इलिक्विड थे। ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा हेल्प किया इन बातों को, कि अगर समझो कि अगर मैं उनको बेचना भी चाहता, मेरे को लगता कि मार्केट डूबने वाला है और मैं शेयर्स को बेच दूं, तो मेरी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि अगर समझिए मेरे पास में अगर मैं 10,000 शेयर बेच दूं तो 20% नीचे की सर्किट लग जाएगी। तो दो दूसरे मेरे पास 5 लाख शेयर पड़े हुए हैं, 4,80,000 शेयर, 90,000 पड़े हुए हैं, जो भी है वो तो सारे के सारे में उनको तो मेरे को मालूम पड़ा उनमें तो 1 करोड़ का घाटा हो गया एक ही दिन के अंदर में। तो इस बल को मैं बेच भी नहीं सकता था उन्हें। तो वो हालत कुछ अभिमन्यु के जैसी थी कि घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। लेकिन संयोग से मेरे लिए ये चीज काम की और मैं कभी निकलने के नहीं सोचा। तो ये कुछ चीजें इस तरह मेरी लाइफ में, वो इलिक्विडिटी है, उसने बड़ा सहयोग दिया। मेरे 100 टाइम्स रिटर्न जो शेयर्स ने दिए, इसने मेरे को बहुत सहयोग दिया। और दूसरा सहयोग दिया अच्छी कंपनी को चुनना और राइजिंग इंडिया इकोनॉमी पे बेट करना। ये 3 चीज मेरे को लगता है कि सहयोग दिया मेरे को। सर जो आपकी स्माइल थ्योरी है सर, वो आप ही एक्सप्लेन करिए तो सबसे मजा आएगा ना सर। नहीं, स्माइल कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म पे मैं कर चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल है वो, स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। मीडियम इन एक्सपीरियंस, मैं किसी ऐसी कंपनी में जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिसके प्रोमोटर को 15-20 साल से कम का एक्सपीरियंस हो। मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ताकि 15-20 साल में वो 3-4 बार अपनी जिंदगी में गिर चुका है और अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है। जैसे हम भी अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, वैसे प्रमोटर का भी सबक सीखना जरूरी है। इस बोलकर मैं उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं 30-40 साल पुरानी कंपनी हो और स्मॉल कैप हो, उससे थोड़ा बचने की चेष्टा करता हूँ कि जो आदमी 40 साल में भी अगर समझिए
मिड कैप से लार्ज कैप या स्मॉल कैप से मिड कैप या स्मॉल कैप से लार्ज कैप नहीं बन पाया तो उसके डीएनए में नहीं है आगे बढ़ना। और स्माइल का आई जो है वो और क्या बचा, लार्ज इन एस्पिरेशन, एल जो बचा वो लार्ज इन एस्पिरेशन। तो उसका एस्पिरेशन लार्ज होना चाहिए कि मेरे को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है या दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना है। और ई फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो उसका मार्केट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो समंदर में मछली के जैसे हो, बल्कि तालाब में क्रोकोडाइल के जैसे नहीं हो, कभी भी मारा जाएगा। सर आपकी इस जर्नी का सबसे मेन चेंजिंग पॉइंट और सबसे पहला बूस्टिंग स्टॉक कौन सा था सर, अगर इफ आप शेयर कर सके तो? पहला स्टॉक तो देखिए छोटे रूप में अगर समझिए तो पंजाब ट्रैक्टर था। लेकिन उसमें मेरे को अभी याद नहीं, शायद 35,000 रुपये कुछ लगाए थे मैंने उस शेयर में। जो 35,000 रुपये बचाने में मेरे को 10 साल लगे थे, ये जानना ही बता देना जरूरी है कि इसमें 35,000 रुपये लगाए थे और वो 4-5 गुना कुछ हो गए थे। तो वो सारे पैसे मैंने फिर एसीसी में लगाए, जो एसीसी फिर मेरे को 10 गुना हुआ एसीसी में। तो वो समझिए वहां से कुछ खिसकना चालू हुआ, लाइफ की थोड़ी सी शुरुआत हुई। तो वो पहला मून शॉट वो समझिए एसीसी था। तो ये है सर। हम तो यहाँ पे 10% 20% की बात करते हैं, यहाँ पे आप 10 गुना 20 गुना की बात कर रहे हैं। बात सुन के ही बड़ा मजा आ रहा है। सर आपका ये शिफ्ट कैसे हुआ फ्रॉम ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग? इनिशियली आप भी ट्रेडिंग में थे, फिर धीरे धीरे आप इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट हो गए। सर ये शिफ्ट क्यों, कैसे और क्या क्या हुआ इसके पीछे की कहानी? मैं जनरली मेरी भाषा में अगर मैं मेरी भाषा में बोलूं तो मैं इसको कहूंगा आत्मज्ञान। ठीक है। और मेरा एक कोट भी है कि KYS, कि मार्केट में KYC से ज्यादा जरूरी है KYS, और KYS स्टैंड्स फॉर नो योरसेल्फ। तो वो नो योरसेल्फ को ही मैं बोलता हूँ आत्मज्ञान। मेरे को ये आत्मज्ञान हुआ 10 साल बाद शेयर बाजार में रगड़ पट्टी करने के बाद में कि ट्रेडिंग में मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ, और अगर ट्रेडिंग में मैं पैसा कमा भी सकता हूँ तो मैं उस पैसे को होल्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सबके जैसे मेरे मन में भी इच्छा थी कि मैं जल्दी जल्दी करोड़पति बन जाऊं। तो यही सपने लेकर आदमी शेयर बाजार में आता है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो शेयर बाजार का है वो यही है कि आदमी जल्दी जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। वो कहावत हम भूल जाते हैं जो बचपन में पढ़ते हैं कि वो है ना, क्या, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो फूल तो बसंत में ही खिलेंगे दोस्त, आप जिंदगी भर चाहे तुम्हें कितना ही पानी डाल दो पतझड़ के अंदर में, फूल तो बसंत में ही खिलेंगे। तो लेकिन हम भूल जाते हैं जर्नी में, जब हम खुद बैटिंग करने जाते हैं तो सारे ज्ञान सब भूल जाते हैं, सारे चक्षु बंद हो जाते हैं सारा माइंड के कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो इसी बोल के मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ। फिर 10 साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि अल्टीमेटली इसमें तो पैसा मैं नहीं कमा सकता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान अलग है, ये जो इसका तरीका है फ्यूचर करने का, ये एकदम डिफरेंट बॉल गेम है। और फ्यूचर के अंदर में सक्सेस रेट जो है वो 1% है। 99% आदमी फ्यूचर के अंदर में पैसा खोता है, और वो 99% आदमी जो पैसा खोता है वो 1% आदमी के पास में पैसा जाता है। इसी बोलकर जो 1% को जो सफलता मिलती है फ्यूचर के अंदर में, वो अनाप शनाप सफलता मिलती है, बहुत बड़ी सफलता उसको मिलती है, क्योंकि सारे पैसे की किट्टी है 5-6 आदमी बांट लेते हैं, ब्रोकर बांट लेता है, टैक्स में चला जाता है, आपको समझिए सीवी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, ब्रोकरेज, उसके बाद जो बचता है वो 1% वाला आदमी उठा के ले जाता है। तो मेरे को ये 10 साल 12 साल बाद ये रियलाइज हुआ कि शायद दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं इसके लायक नहीं बना। तो वहां से मैंने फिर शुरुआत की, अपने आप को, अपनी दिशा को परिवर्तन किया और इन्वेस्टमेंट में ध्यान लगाया। सर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज भी आपका पोर्टफोलियो बड़ा ही कंसंट्रेटेड है। आप मतलब जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एक मेजर स्टेक बाय करते हैं, अभी से नहीं हमेशा से। सर इतनी लार्ज होल्डिंग लेने में सर आपको कन्विक्शन कैसे आता है कि आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखें और इतना कन्विक्शन के साथ किसी शेयर में इन्वेस्ट कर सके? इसके पीछे का कारण क्या है सर? कारण तो दोस्त देखो बड़ा सिंपल है कि मैं एक बात सोचता हूं कि अगर सपोज, ऑफ कोर्स उसके पीछे जो रीजन जो है वो रिसर्च तो ही है। उसके पीछे मैं किसी भी कंपनी को 10-15 साल तक ट्रैक करता हूं, उसके बाद मैं उसमें काम करता हूं, और तब तक वो मेरे रडार पे रहता है और मैं नहीं करता हूं उसको काम। और एक चीज मैंने देखी है कि क्या होता है जब आपको कोई नो बॉल मिलती है, अगर आपको समझिए क्रिकेट के टर्म्स में, अगर आपको नो बॉल आई और नो बॉल के बाद में आपको वो फ्री हिट मिलता है ना, आजकल आईपीएल में तो फ्री हिट मिलता है, समझिए। बिल्कुल मिलता है सर। और पहले फ्री हिट नहीं भी मिलता था, तो नो बॉल, अब नो बॉल में 1 रन तो आपको मिल ही जाते हैं, करेक्ट। तो अगर नो बॉल में
आपको पहले से मालूम पड़ गया, या आईपीएल में समझिए फ्री हिट में नो बॉल के कारण अगर आपको 1 रन मिलता है, ठीक है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको 1 रन नहीं मिला, आपने एक्चुअली 6 रन गंवा दिया आप। क्योंकि अगर नो बॉल के बाद फ्री हिट मिलता है और आप उस पर छक्का नहीं अगर मारते हो और उसमें खाली आप 1 रन ले लेते हो, तो 1 रन तो नो बॉल का मिला, 1 रन दौड़ने का मिला आपको, तो 2 रन मिला, तो आपने 5 रन गंवा दिया आप। तो ये मेरे को जिंदगी में ये समझ में आता है कि आपको समझ में आती है कि ये नो बॉल है। नो बॉल इन द सेंस कि ये कंपनी अच्छी है और सारे माहौल अच्छे हैं, इकोनॉमी भी अच्छी कर रही है, कंपनी भी अच्छी कर रही है। उस समय अगर आप बड़ी बैट उसके अंदर में नहीं लेते हो, उस समय अगर आप चौके छक्के अगर नहीं मारते हो, उस समय आप 100 200 500 शेयर या समझिए आपका जो भी वर्थ है उसका 1% 2% या 2-4% लगा के अगर आप उसमें आप रह जाते हो, तो आपने 5 रन गंवा दिए। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि जब अगर आपको कन्विक्शन हो और जब आपको समझ में आता हो, और ऑफ कोर्स इसके लिए आपका बैकग्राउंड चेक होमवर्क बहुत जरूरी है, ये तुक्का नहीं है, नहीं तो वापस कलकत्ता जाना पड़ेगा अगर तुक्के से अगर हमने मारा। हाँ, क्योंकि शेयर बाजार में क्या है ना कि यहाँ पर ये न्यूटन लॉ नहीं चलता है कि इक्वल एंड अपोजिट क्या है, क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत गुना खराबी का रिएक्शन यहाँ पर मिलता है, आपकी गलतियों का बहुत बड़ा दंड मिलता है यहाँ। तो इस बोलकर मैंने ये देखा कि अगर कुछ समझ में अगर आ गया है अगर कोई कंपनी को, तो फिर उसके अंदर में अगर मैं बड़ा बैट नहीं लूंगा अगर उसके अंदर में, तो फिर मैं आगे कैसे बनूं, आगे कैसे बढ़ूंगा। मेरे पास आपके जैसे डिग्री तो है नहीं कि मैं सीएफए सीए सीएफपी एलएलपी, मेरे को सीईपी का तो सीएफपी का तो नाम भी नहीं मालूम, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्या मालूम क्या है। अच्छा ठीक है, तुक्के से मैंने बोल दिया संजोग से, तो अपने पास तो डिग्री है नहीं। तो सर आपको तो जरूरत, मतलब क्या बोलूं मैं, बिल्कुल आप बिल्कुल स्पीचलेस कर रहे हो सर मुझे। नहीं, मैं आपको स्पीचलेस के लिए नहीं बोला, मैं मेरे दिल से ये बात बोल रहा हूँ। इसी बोल के मैं पढ़ी लिखों का सम्मान करता हूँ मैं इस बात के ऊपर में। तो हाँ, तो बोलने का मतलब ये, तो अपने पास में तो विद्या क्या करेगी विद्या है ना, कि अगर सब कुछ छानबीन करने के बाद में 5 साल 10 साल वेट करने के बाद में पूरे कन्विक्शन के बाद में आप 500 शेयर माने अगर आप 5000 शेयर ले सकते हो और आप 500 शेयर लेकर बैठ गए, तो आप जिंदगी में तीर कैसे मारोगे ये मेरे को बताओ फिर आप। तो वो तो इसके लिए आपको तो हौसला तो आपको वैसी वही हौसला ही अपना प्रतिभा है वो तो लगाना ही पड़ेगा। इस बोल का मेरा वो कन्विक्शन रहता है कि करना है तो बड़ा करना, शॉट मारना तो बड़ी शॉट मारना। देखो राहुल द्रविड़ के हिसाब से भी आप रिकॉर्ड यहाँ पर कायम कर सकते हो, राइट, और आप ये समझ लो विराट कोहली के जैसे भी खेल के यहाँ पर रिकॉर्ड कायम कर सकते हो। तो ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ पर एक एक रन लेने के लिए आए हो, अगर एक एक रन लेने के लिए अगर आए हो तो आपको लंबी बैटिंग करनी पड़ेगी आपको, या आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पर चौके छक्के मारने के लिए आए। तो आपको ये पहले सोचना है कि आप खेल क्या रहे हो। आप यहाँ पर टेस्ट मैच खेल रहे हो कि वनडे खेल रहे हो या 2020 खेल रहे हो। तो 2020 का जो पैटर्न है वो टेस्ट मैच में नहीं चलेगा, जो टेस्ट मैच में खेलने का पैटर्न है वो 2020 में नहीं चलेगा। वहाँ खिलाड़ी बदल जाते हैं, वहाँ स्ट्रक्चर बदल जाता है, वहां पर गेम बदल जाती है। तो ये बात है सर। ये जो कन्विक्शन जब हम रखने की कोशिश करते हैं ना, तब 3 इमोशंस हमारे बीच में आ जाते हैं सर, होप, फियर और ग्रीड। अब इन्हें कैसे मैनेज करें सर? देखो, मैं हमेशा मेरे मन में ऐसा सोचता हूँ कि शेयर बाजार को मेरा एक कोड भी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज लाइक योगा। योर बॉडी माइंड एंड सोल हैज टू बी अलाइंड टुगेदर। ठीक है, मेरे को लगता है कि जो आपका जो माइंड में है, जो आपके थॉट में है, वो आपके एक्शन में होना चाहिए, वो आपके वर्ड में होना चाहिए। जो थॉट में है वो वर्ड में होना चाहिए, जो वर्ड में है वो आपके एक्शन में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज अलाइनमेंट नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। ठीक है, पहला बात तो ये है। दूसरा ये है कि मेरे को दूसरी बात एक और लगती है कि जो इन्वेस्टिंग है ये तप के जैसे है। जो हिंदी में वर्ड है ना तप, मेरे को लगता है ये तप के जैसे है। हमको खुद की अपनी इतनी जो मैं ज्यादा आध्यात्मिक की बात नहीं करूंगा, लोग सोचेंगे शायद मैं ड्रामा कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को 100% सही मानता हूं। मैं इस बात को, ये 100% तप के जैसे है। और आपकी लड़ाई आपके खुद से है, आपकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है। आपकी लड़ाई आपके खुद के बुद्धि से, खुद के मन से है। आपको अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने परसेप्शन को ट्यूनिंग करने का है प्रॉपर। और जहां तक होप और ग्रीड और फियर की बात है, मेरे को क्या लगता है जो होप जो है, देखो एक जगह मैंने पढ़ा था, इट इज बेटर टू डाई इन ऑप्टिमिज्म देन लिविंग इन फियर, राइट। होप जो है मेरे को लगता है वो फ्रीडम है।
अगर आपके अंदर में ऑप्टिमिज्म है और आप में अगर आशा है, ठीक है, आगे बढ़ने की या आगे बढ़ने के अगर आप में होप है, वो आपके लिए फ्रीडम है। और जो फियर जो आपका है वो आपकी स्लेवरी है, वो गुलामी है आपको। वो फियर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और आप अगर अपनी जिंदगी में अगर आप देखोगे तो शायद 95% टाइम आपके जो फियर हैं वो कभी होता ही नहीं है। जिस चीज का आपको फियर होता है वो चीजें कभी होती नहीं है। और जो ग्रीड की जो आप बात कर रहे हो, मेरे को लगता है ग्रीड जो है वो एनर्जी है। अगर आप ढंग से देखोगे तो ग्रीड इज एन एनर्जी। लाइक सपोज 1 मिनट के लिए आप कोई भी एनर्जी का लेवल ले लो, आग देख लो, आग भी एक फ्यूल, वो भी एक एनर्जी है ना। वो जलाती भी है, रोशनी भी करती है और खाना भी पकाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि उस ग्रीड को कैसे चैनलाइज करें, उस ग्रीड को कैसे मोनेटाइज करें। तो मेरे को लगता है ये तीनों चीजें बिना ग्रीड के आप जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन ग्रीड के भी कई उदाहरण है, किस तरह की ग्रीड होती है माने, तो वो आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि ये तीनों चीजें जिंदगी में आपके लिए अगर आप इनको ठीक से अगर आप इनको कंट्रोल करते हो तो ये आपकी उन्नति का एक साधन बन सकती है। वाह सर, आपने तो बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। स्पेशली जो ग्रीड के बारे में आपने बोला, ही तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल चेंज कर दिया सर आपने। ऐसा ही सर आपका एक और पर्सपेक्टिव आता है इमोशन फ्री मनी के बारे में और नो ग्रेविटी जोन थ्योरी के बारे में। सर ये रिटेल इन्वेस्टर कैसे यूज करे और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, नो ग्रेविटी जोन का जो है वो सिंपल एक आधार पे है। मैं उसको यूज करता हूं और मैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला, KYS इज मोर इम्पोर्टेंट। जरूरी नहीं है कि जो फॉर्मूला मेरे लिए जिंदगी में काम आया वो शायद आपको भी काम आए। तो खाली ये मैं शेयर कर रहा हूं और आपको अपने आप से पूछना कि वो फॉर्मूला आपकी जिंदगी में काम आएगा कि नहीं आएगा। आपका नेचर, उसके जैसे मैंने बोला, आपके मन और बुद्धि, ये तीनों, ये सभी चीजें अलाइनमेंट अगर जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान पढ़ के कभी किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। राइट? पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। नो ग्रेविटी जोन का मेरा सिंपल एक ही मतलब है कि शेयर बाजार में अगर आपको चौके छक्के मारने हैं तो आपको एक एक रन छोड़ना पड़ेगा आपको। राइट? तो मेरा मतलब ये है कि आप कब 15 साल तक वेट कर सकते हो कि अगर मेरे 10 साल अगर मेरे रडार पर कोई शेयर है और मैं उसको ले नहीं रहा हूं लेकिन मेरे रडार पे है। अगर आपने ले लिया और आपका शेयर 4 गुना हो गया लेकिन फिर भी आप उसको बेचते नहीं हो, उसके बाद में वो आधा हो जाता है, माने आपका पैसा 2 गुना रह जाता है। उसके बाद में वो शेयर 100 गुना होता है। राइट? या फर्दर 50 गुना होता है, तो आपका सब मिलाकर 100 गुना हो गया। इस चीज को आप कैसे प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हो? आप जब यूज कर सकते हो जब आप नो ग्रेविटी जोन में हो। मतलब कि शेयर बाजार के खर्चे से, शेयर बाजार की इनकम से आपका घर खर्चा नहीं चलने वाला है। अगर आपके दिमाग में खाली यही बातें रहेंगी कि मेरे बेटे की फीस भरनी है, या बिटिया की मेरे को तो शादी करनी है, अभी से मेरे को ये पैसा इकट्ठा करना है, या घर का खर्चा चलाना है, 30 तारीख को बीवी पैसे मांगने वाली है कि हाँ भैया इसका पैसा देना, उसको पैसा देना, दूध वाले का देना, भाड़ा देना, गाड़ी की EMI देना, जो भी देना। जब आप इस उधेड़ बुन में रहोगे आप चौके छक्के नहीं मार सकते। जब आपको लगेगा कि आप लास्ट विकेट पे खेल रहे हो, राइट, और 5 बॉल बचे, 10 बॉल बची है और आपको 20 रन बनाने हैं, तो आपको सोच समझ के खेलना पड़ेगा ना। क्या तो आप हिट आउट और गेट आउट है कि ऐसे भी आउट होने हैं, क्या तो मारो चौके छक्के, गया तो गया। एक तो वो थ्योरी हो गई डू और डाई वाली, या आपको प्लानिंग करके खेलना पड़ेगा। तो नो ग्रेविटी बोलकर जो पहले जो खेलने के लिए आते हैं वो ज्यादा स्वतंत्रता से खेलते हैं कि उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, वो एक तरीके से नो ग्रेविटी जोन के अंदर। तो मैंने ये रियलाइज किया मेरी लाइफ को पीछे देख कर कि शायद वो नो ग्रेविटी जोन में पहुंचना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार की इनकम के प्रति आप डिपेंडेंट नहीं हो। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ताकि आप लंबी इनिंग खेल सको और अपने शेयर को मल्टीप्लाई कर सको। सर जस्ट टू अगेन क्लैरिफाई, मतलब आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो अपनी जॉब छोड़ के या प्रोफेशन छोड़ के सोच रहे हैं कि यार मैं शेयर मार्केट को पूरा प्रोफेशन बना लेता हूं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो, आप मेरे को ये बताओ, आप कोई दूसरा जॉब छोड़ के आप क्रिकेट खेल सकते हो क्या? अगर मैं आपको बता दूं कि आप दूसरा जॉब छोड़ दो, आज आप समझ लो आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये चलो 5 करोड़ रुपया साल का आपको मिलेगा, आपकी पगार, आप ये प्लेन उड़ाना चालू करो, कोई आप प्लेन उड़ा सकते हो क्या? कोई प्लेन उड़ाने आपको देगा क्या? ठीक है, पहला बात तो कोई देगा नहीं। दूसरा बात, वो दे भी देगा और 5 करोड़ रुपया भी अगर आपको बोलेगा साल का तुम्हारी पगार है,
तो आपकी बीवी आपको हाथ पकड़ के रोक लेगी, न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारे मैरों पड़ूंगी, क्योंकि इसको मालूम है प्लेन भी डूबने वाला है और सब काम खत्म होने वाले, बराबर बात है ना। तो 100%। आप कोई दूसरा जॉब छोड़ के रातों रात आप सोचोगे मैं शेयर बाजार में काम करने लग जाऊं, ये कैसे हो सकता है यार। ये इतना टेक्निकल चीज है शेयर बाजार के अंदर में, मैंने आज तक इसको कोई समझ में नहीं पाया। आप ये सोचो आज तक कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितने इंटरव्यूज हो गए हैं, कितने लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी माया को समझ नहीं पाया। इतना बड़ा माया जाल है, इसको आप समझ नहीं पाया आज तक कोई, इस विज्ञान को कोई समझ नहीं पाया। और आप सोचते हो कि आपने कल कुछ भी, आप दुकान में बैठे हो या कोई जॉब कर रहे हो या कुछ भी आप धंधा कर रहे हो या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप शेयर बाजार में सक्सेस हो जाओगे। नहीं हो सकता दोस्त, इसका पैटर्न ही डिफरेंट है। यहाँ पर इसको, ये धंधे को समझना पड़ेगा, इसको लिए इसी धंधे को समझना पड़ेगा। कल अगर आपको मैं खेत दे दूं कि भैया ये 2 एकड़ का खेत है, यहाँ जाकर तू खेती कर, आप क्या खेती करोगे? कुछ खेती कर लोगे आप उसमें? आपको मालूम ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? कोई ना कोई किसान को पकड़ के लेके आओगे, अच्छा यार मैं तेरे को कुछ पैसा देता हूँ, मेरे बिहार में तू खेती कर, मेरी जमीन है तू खेती कर। वही चीज शेयर बाजार में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को पकड़िए या कोई एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। खुद अगर डायरेक्ट करने के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल से 99.9% लोग डिसअपॉइंट होकर जाएंगे। ऐसा मेरा अपना सोचना है, क्योंकि मेरा लाइफ में ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल ठीक सर। ऐसे ही नो ग्रेविटी थ्योरी के जैसे आपकी एक और थ्योरी है और आपने एक बार और पहले एक चीज बताई थी, अगर आप सपोज 10,000 रुपए कहीं पे शॉपिंग करने में खर्च कर रहे हो, चाहे ज़ारा पे या कहीं पे भी शॉपिंग कर रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो और उसको इंटरप्रेट करो। सर वो थ्योरी वापस समझाई ना सर, वो मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुई है सर वो थ्योरी। कौन सी? वो ज़ारा वाली? ज़ारा वाली बिल्कुल सर। अच्छा, वो ज़ारा के नाम से फेमस है। बिल्कुल तो ज़ारा वाली सर। देखिए ये क्या है भैया, ये सिंपल है, ये न्यू कमर्स के लिए, जो मार्केट में न्यू कमर्स आते हैं उनके मन में एक ही, कई लोग मेरे को पूछते हैं बेचारे कि कैपिटल कहाँ से लाएं, राइट, कि शेयर बाजार में करने के लिए हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम कैपिटल कहाँ से लाएं, तो इस बोलकर हमको ट्रेडिंग करनी पड़ती है ताकि ट्रेडिंग में हमारे पास में पैसे आ जाएं, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मिथ्या है, ये मिथ है, एक झूठ है, और ये झूठ अपने आप से ये झूठ है। तो मैं इनको बोलता हूं भैया यहाँ पर कोई गारंटी है क्या कि तुम ट्रेडिंग कर लेगा? तो ट्रेडिंग के पैसे कहाँ से लेकर आएगा? ट्रेडिंग में भी तो कुछ मार्जिन देना पड़ेगा, 25-30% तो मार्जिन देना पड़ेगा, एम कल दूसरे दिन आपको एम देना पड़ेगा आपको, वो पैसे कहाँ से लाओगे? तो जहां से वो पैसे लेकर आ रहे हो वही पैसा तुम ट्रेडिंग में लगा सकते हो। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि भाई ट्रेडिंग के पैसे, ट्रेडिंग करके हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लेके आएंगे, तो वो अपने आप ये छलावा है। तो मैं उनको बोलता हूं कि देखो, पैसे 2 तरीके से सेव हो सकते हैं और 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट का जो कॉर्पस है वो इकट्ठा किया जा सकता है। क्या तो तुम्हारी कोई दूसरी इनकम हो, या आप कोई नौकरी कर रहे हो, या कोई आप बिजनेस कर रहे हो, या कोई आपकी दुकान हो, या आप पिताजी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, पिताजी से पॉकेट खर्चा मिल रहा है, वो पैसा आपके पास में इकट्ठा हो रहा है, तो उस पैसे को आप सेविंग करके, अगर सपोज आपको 5,000 रुपया महीना मिलता है आपको, या 10,000 रुपया महीना मिलता है, या 5,000 मिलता है, या 2,000 रुपया महीना मिलता है पॉकेट खर्चे का, उसको आप सेविंग कर लो। उसमें से 1,500 रुपया सेविंग करो, 2,000 में से, 5,000 में से 4,000 रुपया सेविंग करो, 10,000 मिलता है तो 4,000 रुपया, 8,000 रुपया सेविंग करो। वो सेविंग, वो ज़ारा में जाकर मत लुटाओ उसको, या उसको किसी पार्टी वार्टी में जाकर उसको मत लुटाओ उसको। तो वो सिंपल है कि 10,000 रुपया महीने का अगर आप बचाते हो एवरी महीने, तो 12% का अगर आपको CAGR रिटर्न अगर आपको आता है तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया होता है। तो अगर आप 20 साल की उम्र से ये काम करना चालू करते हैं तो 40 साल में 1 करोड़ रुपया आपके पास में हो जाता है। उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10,000 रुपया एवरी मंथ। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये मैं लोगों को बताता हूं कि कोई भी खर्चा करने के पहले दोस्त, तो ये सोच कि मेरे को ये ब्रांडेड लेने का है क्या, कोई जरूरत है क्या? जो पर्स 500 रुपए में मिलता है, एक वो वैसा ही पर्स समझिए आपको 40,000 में भी मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है, तो क्या जरूरत है किसी को लेकर वैसा पर्स लेने की? एक चीज ध्यान रखना चाहिए लाइफ के अंदर में, एक सेइंग है, आइदर यू कैन हैव ए लेविश यंग एज और यू कैन हैव ए लेविश ओल्ड एज। तो आपको पैसा कब सेविंग करना, और ओल्ड एज के अंदर में पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो और इन्फ्लेशन भी तब तक बढ़ जाता है। तो इस बोल के मैं लोगों को बोलता हूँ कि खर्चा करने के पहले सोचो कि क्या ये जरूरी है क्या, या अगर आप कर रहे हो तो कितना बड़ा, 20 साल का कितना बड़ा पेड़ का आप फ्रूट्स आज खा रहे हो, पेड़ की तने को खा रहे हो, पेड़ की जड़ को खा रहे हो, जो फ्रूट दे सकता है आपको लाइफ लॉन्ग। उस बोलकर ये बोला गया था।
मजेदार सर, मजेदार। मतलब छोटे छोटे अमाउंट की भी बहुत बड़ी कीमत हो सकती है जो शायद आपको बाद में पता चलेगी। छोटे छोटे अमाउंट की कीमत होती है, बड़ा अमाउंट हम कभी सेव कर ही नहीं सकते हैं भैया। हम्म। आप जितने जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप पहले स्कूटर साइकिल लोगे, फिर स्कूटर लोगे, फिर कोई मोटरसाइकिल लोगे, फिर उसके बाद में ऑल्टो लोगे, फिर बच्चे बोलेंगे पापा होंडा चाहिए, फिर आप कोई बोलेंगे नहीं वो एमजीआर चाहिए। जैसे जैसे आपको आपकी इनकम बढ़ेगी आपके खर्चे बढ़ते रहने वाले हैं आपको। तो वो शुरू से ही इसी बोलकर लोगों को, बच्चों को हम लोग माँ बाप यही ट्रेनिंग देते हैं। हमको बचपन में याद है, समझिए 20 पैसा भी लेके जाते थे स्कूल में, या 1 रुपया लेके जाते थे, उसमें भी चेष्टा ये थी आठाना कैसे उसमें से बचाएं, अपने उसमें से भी। और जब 10 रुपया लेके जाते तो इच्छा होती थी कि उसमें भी कैसे 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया बचाएं। तो ये ट्रेनिंग बचपन से दी जानी चाहिए और यही इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग है। और शेयर बाजार भी मैराथन की दौड़ है। ये शेयर बाजार यहाँ पर ये निरंतर चलने वाला गेम है कि आप हर समय इसके साथ जुड़े रहिए, हर समय इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए, तो उसका रिटर्न आपको 15 साल 20 साल बाद जाकर आपको उसका रिटर्न मिलता है। सर फाइनली अगर हम आगे चले, आपकी कुछ पोर्टफोलियो के रिलेटेड क्वेश्चन है सर, जो मेरे पर्सनल क्वेश्चन है, जो मैं चाहता हूं आप आंसर करें। सर आज के जो आपका जो पोर्टफोलियो है ना सर, उसमें बेसिक इंडस्ट्री के काफी सारे स्टॉक्स हैं। तो कर क्या सर आप अभी बेसिक इंडस्ट्री में बहुत बुलिश हैं? आपका इंडियन इकोनॉमी पे क्या व्यू है सर? नहीं, बेसिक इंडस्ट्री पे कौन से शेयर्स हैं जैसे? जैसे सेरा हो गया, अतुल में भी फॉर अच्छा, दैट। हाँ अतुल में तो हाँ स्टेक ये तो नहीं। देखिए आप, हम लोगों ने, जैसे मैं पहले भी इंटरव्यू के पहले ही बोला कि हम लोग जो भी छोटे मोटे जो भी सक्सेसफुल हुए हैं वो इसके लिए हुए कि हमने हिंदुस्तान पे विश्वास किया, हमने इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास किया। अगर हम इंडियन इकोनॉमी पे विश्वास नहीं करते और यही पेसिमिज्म में रहते, कितना करप्शन है, कितनी जनसंख्या है, कितने लोग बेकार हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं देता है, टैक्स की चोरी करते हैं, यही सोचते रहते हैं, तो हम फिर वहीं पड़े रहते हैं। हम लोग जैसी जैसी सोच रहती है हम उसी हिसाब से वहां पर पड़े रहते हैं। तो वो जो भी सफलता मिली वो इसके लिए मिली है कि हाँ भाई अल्टीमेटली जो इंडिया है उसकी प्रोग्रेस चलती रहनी है। इसी आधार पे इन्वेस्टमेंट किया गया और इसी आधार पर ये इंडस्ट्री, ये बेसिक इंडस्ट्री है। जैसे आपने बताया जैसे सेरा है, फॉर एग्जाम्पल, अभी ज्यादा नहीं, मेरे पास में 1% ही है, लेकिन जो भी है, और वो इसीलिए कि अभी हाउसिंग हाउसिंग की डिमांड अभी इंडिया के अंदर में, कंज्यूमर में आप कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर कोई भी आप कंज्यूमर को डायरेक्ट अगर आप सर्व करते हो, उसके अंदर में जिस हिसाब से 1% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, हमारी पॉपुलेशन 1%, 1.5% समथिंग, या 1% जो भी बढ़ रही है, तो उसमें आप रॉन्ग हो नहीं सकते हो। उसमें आगे पीछे स्लो हो सकता है उसके अंदर में, लेकिन उसमें आप रॉन्ग नहीं हो सकते। ऐसी धारणा है आज के दिन। सर इकोनॉमी पे क्या व्यू है अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में? देखो, इकोनॉमी का व्यू तो मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को सुन के और जो इकोनॉमिस्ट है उन लोगों को सुन के मैं अपना व्यू लगाता हूँ। मेरा अपना तो कोई व्यू है नहीं इसके अंदर में, क्योंकि मेरे पास में मेरे पास में उतना उसको समझने का मेरे पास में कोई है नहीं। लेकिन उनको बड़े ध्यान से सुनता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं, और सबको सुनता हूँ और फिर उनको उनका भजिया तल के फिर अपने लिए कुछ बनाता हूँ उसके अंदर में कि भाई मैं यहाँ इसमें कहाँ पर फिट होता हूँ। तो जो लोगों की जो बातें सुनने में आती है उससे तो यही लगता है कि शायद हमारा इकोनॉमी का एक नया लीग की शुरुआत हो रही है, जैसा समझ में आ रहा है कि शायद हम एक इकोनॉमी के नए फेज के अंदर में एंटर कर रहा है इंडिया। और ऐसा ऐसा लग रहा है आज के दिन तो। सर मतलब मैं जब आपसे बात करी ना, मैंने जितनी भी आपसे बात करी है सर, जितना मैंने आपको डाउन टू अर्थ देखा है ना सर, शायद किसी को भी नहीं देखा सर। इट इज वन ऑफ योर बेस्ट क्वालिटी जो मुझे इतना इंप्रेस कर रही है सर। मैं अभी खुद इतना खुश हूं आपसे बात करते हुए कि सर इतना डाउन टू अर्थ आदमी हो कैसे सकता है सर? हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल सर? मजा आ गया सर। सर आपके स्टॉक्स थैंक में यू। एक और स्टॉक है सर, एक और स्टॉक है जो मेरा बहुत पसंदीदा स्टॉक है और मेरे को जानना है सर आपको वो इतना पसंद क्यों है? सर वैभव ग्लोबल। क्या है वैभव ग्लोबल की स्टोरी सर? नहीं, आपको पसंद है तो आपको स्टोरी मेरे से ज्यादा मालूम होगी दोस्त। अरे नहीं सर, हमें तो पसंद है क्योंकि आपको पसंद है सर। हम तो सर आपके पीछे रहते हैं सर कि विजय सर को जो पसंद है वहां पे हम भी रहे। नहीं, वो यही प्रॉब्लम होती है बाजार में, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरे शेयरों को फॉलो ना करें, बल्कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं मेरी जिंदगी का निचोड़ बोल रहा हूँ। उसमें से अगर आप कुछ पिक कर सके और आपको लगे कि शायद वो करके आपको फायदा होता है तो वो पिक करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गलत होता हूँ और बहुत शेयरों में गलत हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है। वैभव का सिंपल है कि इंडियन कंपनी, इंडियन लिस्टेड कंपनी पूरी दुनिया से सोर्स करती है और अमेरिका जैसे कंपनी के अंदर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट बेचती है
तो आप समझ सकते हैं कि उस कंपनी की क्या क्वालिटी होगी। इंडियन कंपनी सेलिंग ए प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड मार्केट लाइक यूएस एंड यूके। आप ये सोचिए उसके प्रोडक्ट की, वहां के लोग इतने आप मालूम है कि वो क्वालिटी के प्रति और डिलीवरी के प्रति, हर चीज के प्रति वहां पर कितने, वहां पर लोग सचेत है वहां पे। तो वहां पर यहाँ का सर्विसेज बेचना दूसरी बात है, लेकिन कोई प्रोडक्ट आप अगर आप बेचते हो, अगर वो प्रोडक्ट आपका वर्ल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपका कोई पेटेंट नहीं है उसके ऊपर में, ठीक है, तो आप किनके साथ compete कर रहे हो। वेव ग्लोबल जिस कंपनी के साथ compete करता है उसका टर्नओवर है 12 या 13 बिलियन डॉलर का, राइट। और इसका टर्नओवर आज भी 1 बिलियन नहीं है, अब इतना होने के बाद भी। तो ये माइल्स टू गो जिसको हम बोलते हैं। तो अपने को ऐसी कंपनी ढूंढनी है ना जिस कंपनी में ऐसी प्रतिभा हो कि वो वर्ल्ड वालों को टक्कर दे सके, तभी हमको पैसा बन सकता है। तो इस बोलकर किया और संयोग से सही रहा। सर इसी के साथ साथ फाइनल एक स्टॉक्स रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है सर, जैसे आपके कई स्टॉक्स होते हैं जिनके कुछ क्वार्टर्स खराब आ जाते हैं या कुछ क्वार्टर्स वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, जैसे तेजस का भी रिसेंटली 4 क्वार्टर खराब हो गए थे, या फिर हेरिटेज फूड का मार्च में थोड़ा खराब हो गया था, या ऐसे कुछ स्टॉक्स हो जाते हैं। सर वहां पे आप क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो, या फिर अपने इमोशंस को कैसे मेंटेन करते हो जब वो शेयर टूट रहा होता है? आपका क्या माइंडसेट रहता है सर? मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मेरा अपना कछु नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोय। और मैं खाली ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ये मैं वाकई मेरी लाइफ में ऐसा सोचता हूँ। कभी भी किसी शेयर में जो भी पैसा लगाता हूँ, मैं उस पैसे को गिनता नहीं हूँ। मेरा ये कोट है कि योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट एंड योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। तो डीपी जो डीमैट का स्टेटमेंट देखकर मैं खुश नहीं होता हूँ, और मैं डीमैट का स्टेटमेंट देखकर मैं कोई पार्टी नहीं करता हूँ या ज़ारा में नहीं चला जाता हूँ। मैं खिसे में जो जिस समय जो पैसा रहता है उसके हिसाब से मेरी मैं प्लानिंग करता हूँ। वाओ तो सर। इस बोलकर मेरा, हाँ, तो इस बोलकर मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी लाइफ के जैसे है। आप सोचो, आप अपनी लाइफ के अंदर में आप हम हैं, कभी हमको सर्दी लगती है, कभी हमको जुकाम होता है जैसे भी मेरे को हुआ है, और कभी हम बीमार पड़ते हैं, कभी बुखार होती है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी दांत में दर्द होता है, तो हम मर थोड़ी गए। ये तो लाइफ स्टाइल है, लाइफ का साइकिल है, तो ये लाइफ के फेज हैं, ये चलते रहता है, जिंदगी चलती रहती है। तो उसी तरह कंपनियां भी है। ऐसे थोड़ी है कि हर कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमेशा के लिए ऐसी चलती रहेगी। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता है। ऐसे कहानियों में होता है, सपनों में होता है, वहां भी नहीं होता है। वहां भी हमको सीख देते हैं कि घटना बढ़ना जो चक्र है, ये जीवन चक्र है ये। और अच्छी बात है। आप शेयर बाजार में ध्यान से अगर देखेंगे तो जो शेयर जितना मेरे को वो, आपको याद है जब ये मार्केट ऐसे एक तरफा जब बढ़ता है ना मार्केट, तो मेरे को वैसे मार्केट में डर लगता है। तो मेरे को सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग याद आता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो जब मार्केट इतना प्यार दिखाता है कि शेयर स्टीप राइज आती है, तो मेरे को डर लगने लग जाता है कि ये ऐसा राइज हमको नहीं चाहिए, हमको इतना प्यार नहीं चाहिए हमको थोड़ा थोड़ा थप्पड़ चाहिए हमको। तो अभी घटना बढ़ना, घटते रहे, बढ़ता रहे, 2 कदम आगे बढ़े, 1 कदम पीछे, फिर 4 कदम आगे, 2 कदम पीछे। यही जीवन चक्र है, यही साइकिल है शेयर बाजार। तो इस बोलकर उसमें मैं तो नहीं घबराता हूँ जब तक वो स्टोरी ठीक है। अगर स्टोरी में अगर कहीं परिवर्तन अगर आ गया है, तो फिर उससे निकलना, किसी भी भाव में निकलना उचित है। इसी बोलकर मेरा कोट भी है, चेज द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट द मनी ऑन द टेबल। स्टॉक विल मनी विल मेक यू रिच, बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। तो देयर इज अ डिफरेंट बीइंग रिच एंड बीइंग वेल्दी। तो पैसा कमाना और वेल्थ क्रिएट करने में दोनों में फर्क है। तो वो अगर उसी घटपड़ से अगर हम घबरा गए, तो फिर कुछ नहीं होएगा ना फिर। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर व्हाट अ कंप्लीट डिस्कशन सर। ऐसा लग रहा है कि हमने हजारों किताबें पढ़ ली इस डिस्कशन में, बट सर आपके साथ डिस्कशन हो और आपका गाने की बात नहीं हो सर, वो डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो सकता सर। एक कोई संगीत, जैसे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपने अभी एक रिसेंटली गाना डाला जो सुपर डुपर हिट है और सभी को बहुत पसंद आया। सर कोई गाना जो आप शायद 1 लाइन 2 लाइन या सिर्फ लाइन ही हमारे लिए गा दे या सिर्फ बोल दे, हमारा तो दिन बन जाएगा सर। देखो, अभी मेरे को एक गाना याद आ रहा है कि एक गाना मैंने लिखा था कि जब वो मार्केट जब वापस बढ़ने जब चालू हुआ, तो मैंने बेयर मार्केट पर गाना लिखा था कि मैं बेयर बदनाम, मैं भी मैं चला, राइट, करके कत्ले आम, मैं चला। उसका एक अंतरा है, वो मेरे ख्याल से मेरे को अच्छे लगता है। जो अंतरा में वो ये लिखा गया है, और या मैंने लिखा है कि आऊंगा मैं फिर से, मुझसे क्या घबराना, देता हूं लेने का,
तुमको एक बहाना, मेरे ही कारण मिलते शेयर सस्ते दाम, ओ मैं बेयर बदनाम। तो क्या बात है सर, क्या बात। बुल हाँ, तो बेयर मार्केट से घबराने का नहीं है। अगर आपने पुलिस का सायरन बजता है, कौन घबराता है? जिसके मन में पाप होता है या जिसके मन में चोर होता है, वो घबराता है ना। आप कभी घर से पुलिस का सायरन बज के निकल जाएगी, आपको घबराने की क्या जरूरत है? आप राइट। तो वही वाला बात है। तो गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। तो हमको उसमें बेयर मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो आते जाते रहते हैं। और ये एक्शन और रिएक्शन के अगर सिद्धांत को अगर हम समझते हैं, तो जितना वो तेजी नीचे आता है तेजी से, अगर वो स्क्रिप्ट में अगर दम है, उतनी तेजी से वो आगे बढ़ता है। दोस्त 3 साल लगा मेरे को वैभव को 500 रुपया और 1000 रुपया के रेंज में 3 साल लगा निकलने के लिए। या हाँ, 3 साल लगा या शायद 4 साल लग गया। 500, ठीक है, 500,000 500,000 500,000। अब 500,000 के बीच के अंदर में अगर अब मेरी क्वांटिटी आपको मालूम होगी, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना उसके अंदर में गड़बड़ होती है। तो उससे अगर आप घबरा जाते और 600-700 में निकल जाते, तो जिंदगी भर का एक जो अपॉर्चुनिटी आगे मिलती, उससे आप वंचित रह जाते ना। यही है लोगों के लिए कि भाई बेयर मार्केट से घबरा मत सर और डटे मजेदार। रहो, लगे रहो। सर पैशन तो आपका है सर गाना, बट हमें मजा आता है आपकी गाना सुन के। सर नेक्स्ट गाने का इंतजार रहेगा। सर फाइनल कुछ ब्लेसिंग्स आप जो देना चाहते हो सभी को, या फाइनल वर्ड्स जो आपकी तरफ से हो। नहीं, फाइनल वर्ड यही है जो मैंने अभी बताया दोस्त, कि यहाँ पर जल्दी जल्दी करोड़पति बनने की चेष्टा मत करो। और वो जो मैंने जो दोहे बताए, वो रहीम जी के या कबीर जी के, धीरे 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 मना, उसको ध्यान में रखो। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे, आप यहाँ पे क्रीज में टिके रहोगे। मेरे को यहाँ पर क्रीज में टिका रहना, शुरुआत राहुल द्रविड़ समझ के करने का है, विराट कोहली से शुरुआत नहीं करने का है। शुरुआत ये टिके रहने का कि यहाँ भी मेरे को यहाँ पर टिके रहने का। किसी भी हालत में ये सोचो कि मैं क्रिज को नहीं छोड़ने का है। बोलते तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। वो आप बाजार आपको धक्का मारे, बाजार आपको निकाले और गिराए दबाए, हमको वापस खड़े होने का है। तो ये मैनेज करने का है। ये जो रिस्क वाला जो बात है, ये आपको मैनेज करने की है। ये नहीं कि एक ही शेयर के अंदर में सारा, मैंने अगर कुछ कभी किया होगा उसका उदाहरण मत करो। क्योंकि मेरे पास तो जैसे वो बोलता है ना कि मेरे पास सिर्फ मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैं खोता क्या? तो इससे बोलकर चुहाता मैं वापस दूसरे शेयर में लगा देता हूँ कि चल ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो हर आदमी को केवाईएस जरूरी है, समझिए। और एक बात और ध्यान रखना दोस्त, पैसे के जोर पे अगर कभी शेयर बाजार में काम किया कि आपके पास पैसा है या पापा के पास में पैसा है या ससुर जी के पास में पैसा है, तो जीरो हो जाएगा शेयर बाजार के अंदर में। अगर मनी, मेरा कोट है, मनी इज द ओनली स्किल यू हैव इन इन्वेस्टिंग, मनी इज द ओनली स्किल यू हैव इन्वेस्टिंग, वेरी सून यू विल गो ब्रोक। तो यहाँ पर पैसे के जोर से काम नहीं करने का, अपना रिसर्च के जोर पे काम करने का। और हथौड़ा मारने का तो जोर से मारने का, सुनार के जैसे नहीं मारने का, लोहार के जैसे मारने का, समझ में आने के बाद। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिस्कशन, मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू डियर, थैंक यू, टेक केयर।